आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 के एक और क्वेश्चन के साथ मैं मोहम्मद तलहा हाशमी आपके साथ मौजूद हूँ। स्टूडेंट, लास्ट हमारा जो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 का, दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, और ये एनुअल पेपर में बड़ी दफ़ा आ चुका है। इसे अच्छी तरह से तैयार करना है आपने। और पहली जो इसकी एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले कि हम किस तरह से किसी भी एक सेल की ई नॉट की वैल्यू और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, दोबारा हम उसी बात को ज़रा रिपीट करेंगे और बात करेंगे प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। स्टूडेंट, बात ये है कि एक सेल में दो रिएक्शन हो रहे होते हैं। जो टोटल ई नॉट की वैल्यू होती है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। इसका मतलब है ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है। दो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, एक तरफ एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन और दूसरे में रिडक्शन। अब वो ये कहता है कि बात ये है कि अगर आपके पास जो ये ई नॉट की टोटल वैल्यू आई है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सम, अगर तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, नॉन ज़ीरो पॉजिटिव वैल्यू है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रिएक्शन है वो फिजिबल होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव में ज़ीरो से चली जाती है, तो फिर इसका मतलब है आपका रिएक्शन फिजिबल नहीं है। इस तरह हम फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी अब हमने आपके सामने एक सेल डिस्कस किया जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया था, उसकी मिसाल लेते हैं आपके सामने। बल्कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था, हम उसको भी देखते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा एक सेल बनाता हूँ, आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास इस वक्त यहाँ पर मैं एक और सेल बनाने जा रहा हूँ, आपने तवज्जो करनी है। इसमें यकीनन ये मेरे पास एक हाफ सेल है, फिर ये मेरे पास एक और हाफ सेल, सेकेंड हाफ सेल है। स्टूडेंट्स, हम 2 हाफ सेल लेते हैं इस रिएक्शन के अंदर, और इस तरह से इसमें मेरे पास ये एक तरफ मैंने कॉपर लिया है स्टूडेंट्स, और दूसरी तरफ मैंने जो है वो जिंक का, क्योंकि दो के आपने ई नॉट की वैल्यू तो अच्छी तरह से याद कर लेनी है, यही हमारे सिलेबस में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिंक और कॉपर। ठीक है, और इनको हमने एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए, वायर के ज़रिए से आपस में अटैच किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ वोल्ट मीटर। इनको हमने आपस में ज्वाइन किया हुआ है, और ये एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए से इन दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है। और फिर जैसे कि आप जानते हैं कि अगर ये जिंक है तो यहाँ पर मेरे पास जो है यकीनन जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पर अगर मेरे पास स्टूडेंट्स कॉपर है तो यकीनन आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि मेरे पास यहाँ पर कॉपर, यानी कॉपर के साल्ट का सॉल्यूशन ही होगा। और फिर हम ये भी जानते हैं कि हम इन दोनों सेल्स को साल्ट ब्रिज के साथ इनको आपस में अटैच भी कर देते हैं। तो हम साल्ट ब्रिज के ज़रिए से इनको आपस में अटैच कर देते हैं। लीजिए स्टूडेंट्स, अब देखिए बात ये है, फिर बात यहाँ पे रुकती सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पर ही है। अब ये जिंक है और ये कौन है जी? ये कॉपर है स्टूडेंट्स। अब आप बताएं ऑक्सीडाइज कौन होगा? जिंक। क्यों? बात वही, क्या स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जिंक ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल 0.76, कॉपर का -0। इसका मतलब है कॉपर में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी नहीं है, गेन जरूर करेगा, लूज नहीं करेगा। इसका मतलब है यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या है? एनोड बनेगा जिंक का, फिर बिल्कुल जिंक का बनेगा। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? एनोड पे रिएक्शन होगा दैट जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव आइन। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2। अच्छा, इसका मतलब है जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिल्कुल। तो हमें क्या लिखना चाहिए? इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल लिखना चाहिए। ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, वो 0.76 है, जो हमें टेबल में दी गई वो -0.76 है, वो रिडक्शन पोटेंशियल है, हमने इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल लिखना है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि जी अब चलते हैं एट कैथोड। कैथोड पर चलते हैं, क्या सिनेरियो देखते हैं। तो जब हम कैथोड पे स्टूडेंट जाते हैं तो ये कॉपर आइंस जो हैं ये क्या कर रहे हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं,
और किस में जाते हैं, कॉपर में। अब यहाँ पे कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0.34 है, बुक में देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक ऑक्सीडेशन की और एक रिडक्शन की। तो हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं फिर यहाँ पे। ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या है 0.76, रिडक्शन की वैल्यू क्या है 0.34। तो इसका मतलब है सम क्या आया 1.10 वोल्ट। तो क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, बिल्कुल फिजिबल है, क्योंकि इसमें वो मेटल ऑक्सीडाइज हो रही है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले आती है, जिसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं ये रिएक्शन, अब अगर आप इसका ओवरऑल रिएक्शन देखें ना स्टूडेंट्स, ज़रा देखिए, तवज्जो कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है एंटी टेस्ट के लिए, एक एमसीक्यू है। क्या हो रहा है, जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर आइंस के साथ, और बन क्या रहा है, Zn2 पॉजिटिव बन रहा है और कॉपर बन रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन फिजिबल है। लेकिन अगर आपसे ये रिएक्शन इस तरह से आ जाए कि कॉपर मौजूद है, यहाँ पे क्या मौजूद है, Zn2 पॉजिटिव, और बन क्या रहा है, Cu2 पॉजिटिव और Zn। अब इसमें क्या हो रहा है भला, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें वो बता रहा है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जिंक गेन कर रहा है। इसका मतलब है ये तो उल्ट काम हो गया। अब इस रिएक्शन के लिए हम ये वाली वैल्यू निकालते हैं, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिल्कुल। इसका मतलब है अब हम कॉपर का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल लिखते हैं। फिर कितना होता है कॉपर का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, कॉपर जब ऑक्सीडाइज होता है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -0.34। जिंक रिड्यूस हो रहा है तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, दैट इज -0.76। इनका सम ले लें, कितना आ जाएगा, -1.10। ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। इसका मतलब अगर ये वाला नीचे वाला रिएक्शन आपको आ जाए तो ये फिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये लोअर मेटल हायर मेटल को कभी भी रिड्यूस नहीं कर सकती। इलेक्ट्रॉन लूज हमेशा वही मेटल करेगी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले आती है। क्या मतलब ये कि ये लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, पोटाशियम गेन करेगी। अगर ये दोनों लगाई हमने, अगर पोटाशियम और कैल्शियम है तो पोटाशियम लूज करेगी, कैल्शियम गेन करेगी। इस तरह से आगे चलते जाएंगे। तो ये स्टूडेंट पहला हमारे पास इसकी जो है फर्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज द प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं और इसकी दूसरी एप्लीकेशन को देखते हैं कि व्हाट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो स्टूडेंट देखिए, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट अपने इसी क्वेश्चन की सेकंड पॉइंट की तरफ, सेकंड हेडिंग की तरफ। और सेकंड हेडिंग स्टूडेंट्स क्या है, वो कहता है कि हम इससे कैलकुलेशन ऑफ E0, कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ अ सेल, हम एक सेल की EMF या E0 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने कहा सर कैसे कर सकते हैं हम E0 की वैल्यू को फाइंड, तो मैंने कहा बेटे हमने अभी कैलकुलेट किया है। कैसे कैलकुलेट किया है कि भाई E0 किसके बराबर होती है, E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर हम ये करेंगे कि हम ऑक्सीडेशन की वैल्यू भी लेंगे, रिडक्शन की वैल्यू भी लेंगे। जैसे ये जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी ली और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी ली, दोनों को क्या कर दिया, सम कर दिया। तो इस तरह से ये पूरा E0 सेल की जो है वो कैलकुलेट हो सकती है। तो ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन है जो हमारी बुक में मौजूद है। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट जो है रिएक्शन इसके अंदर आ जाता है, वो है डिफरेंट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मेटल की रिएक्टिविटी। 4 से 5 हेडिंग्स आप बना सकते हैं इसकी। तो स्टूडेंट बात ये है कि देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है यहाँ पे लिथियम है, ठीक है। इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे आप डाउनवर्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी कम होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी कम होती जा रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे ही डिपेंड करती है। तो इसलिए हमने ये बात यहाँ पे नोट डाउन करनी है कि जो मेटल्स हैं वो उनके ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि किसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना हाई है उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो जितना लो है वो उतना कम रिएक्टिव होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो है इसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस
बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये एंट्री टेस्ट के लिए भी बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को भी आपने अच्छी तरह से ये हेडिंग भी करनी है। स्टूडेंट अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा कि जिंक और H2SO4 का रिएक्शन करवाया हमने, और आपने देखा कि क्या बनता है, ZnSO4 बनता है और साथ में H2 बनता है, ठीक है, ये आपने देखा। और इसमें आपने ये भी देखा कि हमारे पास कॉपर के साथ अगर यही रिएक्शन करवाया जाए तो स्टूडेंट जब कॉपर के साथ ये रिएक्शन होता है तो आपने देखा कि कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता और कोई रिएक्शन नहीं होता हमारे पास। तो स्टूडेंट इसी तरह मेटल के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट मेटल जो हैं उनकी एक दूसरे को डिस्प्लेस करने की एबिलिटी जो है वो हम जो है वो स्टडी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये जिंक है और मैं इसे रिएक्ट करवा रहा हूँ कॉपर सल्फेट के साथ, तो फिर क्या रिएक्शन होगा। और अगर मेरे पास कॉपर है और इसे मैं जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ तो फिर क्या रिएक्शन होगा। स्टूडेंट देखिए बात ये है, अब आप जानते हैं कि देखें जिसकी लाठी उसकी भैंस, पहले भी मिसाल दी। जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ज़्यादा ऊपर है, कॉपर नीचे, इसका मतलब है ये इस पर ऑर्डर चला सकता है, ये कहेगा भी यहाँ से जाओ मैंने यहाँ पे आके अटैच होना है, ये जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। और ये कॉपर जो है वो रिड्यूस जो है वो कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा कॉपर की फॉर्म में, ठीक है। जबकि यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे पास कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमारी बड़ी ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इनको अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर मुकम्मल होता है स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।